Assalamu alaikum dear all. As you see, we have previously discussed our first chapter on introduction of this book. हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक पे डिस्कशन किया था. आज हम सेकेंड चैप्टर पे बात करेंगे, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज़. तो इसका सेकेंड चैप्टर है द हिस्टोरिकल चैप्टर, द हिस्टोरिकल फैक्टर नंबर वन. हिस्टोरिकल फैक्टर नंबर वन, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं. इसमें बेसिकली आपको रिप्रेजेंटेशन, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे मुस्लिम नेशनलिज़म का बर्थ होता है और कौन कौन सी फैक्टर्स हैं हिस्टोरिकल में जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हिंदू जो हैं वो इनजस्टिस और अनइक्वलिटी के बेसिस पे उनकी जो अनइक्वलिटी और अनजस्टिस होता है टुवर्ड्स द मुस्लिम्स, दे गेव बर्थ टू द नेशनलिज़म, मुस्लिम नेशनलिज़म. तो इन चीज़ों को हम जो है डिकोड करेंगे. तो फर्स्ट फैक्टर, जैसे कि आप सब जानते हैं, द फर्स्ट जो है सब कॉन्टिनेंट में जो मोहम्मद बिन कासिम, ही वाज द कॉन्करर ऑफ सिंध. मोहम्मद बिन कासिम आया एंड ही फाउंडेड एन इस्लामिक सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट. इस्लामिक सोसाइटी सब कॉन्टिनेंट में कायम की. उसके बाद आप देखें तो स्लेव डायनेस्टी आती है, उसके बाद खलजी डायनेस्टी आती है. तो एक प्रेस्टीज कायम होता जा रहा है मुसलमानों का. प्रेस्टीज, पावर, प्राइड, ये चीज़ें जो हैं मुस्लिम्स की मेंटेन रहती है थ्रू आउट द सेंचुरीज़. तो उसके बाद जो है फिर चंगेज़ खान आता है, वो अटैक करता है यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में. देन आप देखें राजपूत आते हैं, राजपूत के बाद जो है वो मुग़ल एम्पीरियर आते हैं. तो जो है ना दिल्ली डायनेस्टी क्रिएट होती है. तो उनका जो कल्चर है वो हिंदू और पर्शियन का कल्चर मिक्स हो जाता है जब एम्पायर आते हैं, क्योंकि पर्शियन जो है वो दरबारी लैंग्वेज होती है किसकी, मुग़ल एम्पीरियर की. तो यहाँ पे बेसिकली बर्थ होता है द टू डिफरेंट जो है सिविलाइजेशंस का. तो यहाँ पे हिंदू और जो है मुस्लिम सिविलाइजेशन कलेक्टिवली जो है ग्रो करती हैं इसमें सब कॉन्टिनेंट में. तो उसके बाद जब मुग़ल को फॉर 100 or 200 सेंचुरी जब मुग़ल डाउनफॉल होता है तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, अ वैक्यूम ऑफ पावर का जो है वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है पॉलिटिक्स में. तो जिसकी वजह से अब जो है मुस्लिम्स हैं उसके बाद जो है यहाँ पे 18 जो है 1800 जो है 48 में 47 या 48 में जो है ब्रिटिश राज कायम होता है यहाँ पे. जब वो आते हैं ब्रिटिश राज यहाँ पे जैसे कायम होता है तो वो बेसिकली मुसलमानों को एक ब्लो होता है, क्योंकि उनका जो प्राइड था फ्रॉम द मोहम्मद बिन कासिम टू मुग़ल एम्पीरियर, उनका जो प्राइड था, प्रेस्टीज था, पावर था जो ना, वो बेसिकली डिक्लाइन होता जा रहा है. तो इस इनहेलिशन से बचने के लिए मुसलमान अब क्या करते हैं, वो 1857 यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो एक आज़ादी की जंग के तरफ जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रिटिश, अगेंस्ट द ब्रिटिश. क्योंकि वो सेंचुरी से जो है ना पावर में रहें, ताकत में रहें, तो वो उनको प्रेस्टीज के अगेंस्ट होता है, प्राइड के अगेंस्ट होता है. इसलिए वो चाहते हैं कि अभी ब्रिटिश से वो फ्रीडम लाएं. तो दिस गेव द बर्थ टुवर्ड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. 1857 में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, तो इसमें मुसलमानों को बुरी तरह से शिकस्त होती है. उसमें कुछ सिख भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं. कलेक्टिवली वो उनका कलेक्टिवली मोटिव होता है जो है ब्रिटिश से हम जान छुड़ाएं, टू ड्राइव द ब्रिटिश फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, ब्रिटिश को सब कॉन्टिनेंट से ड्राइव करें. उसके बाद जो हिस्टोरिकल फैक्टर में मेजर फैक्टर आता है वो अलीगढ़ मूवमेंट आता है. अब जब 1857 में मुसलमानों को बुरी तरह से शिकस्त होती है तो अब जो है ब्रिटिश जो हैं वो अनॉय होते हैं टुवर्ड्स द मुस्लिम्स. वो मुसलमानों को जो है ना उस रेस्पेक्ट से, उस स्टीम से नहीं देखते. वो उन्हें ट्रैक्टर कहते हैं, गद्दार कहते हैं. तो वो उन नज़र से उन्हें नहीं देखा जाता. तो अब जो है इसी वजह से देयर इज़ अ सर सैयद अहमद खान
सर सैयद बिन कमान आते हैं, जिसे बेसिकली हम कहते हैं ही वॉज अ प्रो ब्रिटिश। डू एग्री विद दिस पॉइंट? मोस्ट ऑफ द कहते हैं ये प्रो ब्रिटिश था। हाँ, ये प्रो ब्रिटिश था, मगर इसके प्रो ब्रिटिश होने से देर आर सर्टेन हिडन फैक्टर्स बिहाइंड इट। इसके प्रो ब्रिटिश होने में कुछ फैक्टर्स थे। वो कौन से फैक्टर्स थे? जो इसके 3 स्लोगन थे, फेमस स्लोगन्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। नंबर 1 स्लोगन था, वी आर टॉकिंग अबाउट द अलीगढ़ मूवमेंट, हिस्टोरिकल फैक्टर अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। जो फर्स्ट स्लोगन था, जो कहा जाता है बेसिकली सर सैयद अहमद खान के लिए, लॉयल टू ब्रिटिश, डिवोशन टू एजुकेशन एंड अलूफनेस फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ये 3 चीज़ों में आप जो है ना डिफाइन कर सकते हैं टूवर्ड्स द आइडियोलॉजी ऑफ सर सैयद अहमद खान। अब वो क्यों लॉयल टू ब्रिटिश होना चाह रहे थे, वो ब्रिटिश की तरफ लॉयल क्यों था सर सैयद अहमद खान? इसका रीज़न ये था कि 1857 की जंग में, आज़ादी की जंग में जब बुरी तरह से शिकस्त हो गई थी, इसकी प्रेस्टीज को जो है वो अटैक किया गया था। मुसलमानों की प्रेस्टीज डिक्लाइन हो गई थी, मुसलमानों की रेस्पेक्ट डिक्लाइन हो गई थी, मुसलमानों की जो ऑनर थी वो डिक्लाइन हो गई थी इन द आइज ऑफ ब्रिटिश। वो उन्हें बहाल करना चाह रहा था सर सैयद अहमद खान। सो ही वॉज एन ओपिनियन, तो उन्हें बहाल करने के लिए एक ही रीज़न है, एक ही सबब है, एक सबब है जो हम बहाल कर सकते हैं, सॉरी, बिहाइंड दिस का इज दैट इज टू लॉयल टूवर्ड्स द ब्रिटिश। आप ब्रिटिश की तरफ लॉयल हो जाएं। और इसका सेकेंड स्टांस था, आप जो हैं टूवर्ड्स द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की तरफ आएँ। अब वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की तरफ क्यों आना चाह रहा था? क्योंकि जो है ही वॉज अ रिफॉर्मिस्ट, सर सैयद अहमद खान वॉज अ रिफॉर्मिस्ट। वो कह रहा था जब तक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंग्लिश की एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, ऑब्टेन नहीं करेंगे, वी कैन नॉट डू बेटर टूवर्ड्स अदर फील्ड्स। क्योंकि आपकी सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आपका हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, ऑल फील्ड्स आर डिपेंडेंट टूवर्ड्स योर एजुकेशन। जब तक आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो आप जो हैं वो हिंदू से कॉम्पीट नहीं कर सकते। जब तक आप एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे, तब तक आप जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे, अपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं दे सकते। आप जो हैं वहाँ पे हिंदुओं से जो है आप शोल्डर टू शोल्डर बैठ के आर्ग्यूमेंटली बात नहीं कर सकते। सो ही हैड एन ओपिनियन। यही रीज़न था कि इसने अपने बेटे को भी जो है वो इंग्लैंड भेजा था टू गेट एन वेस्टर्न एजुकेशन। सो दैट्स व्हाई दिस वाज द रीज़न दैट ही वाज अ प्रो ब्रिटिश एंड प्रो जो है एजुकेशनिस्ट था, वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट। तो ही ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था इन इंग्लिश एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द सब कॉन्टिनेंट्स। जैसे कि मुसलमान जो हैं अपने उरूज पे आएँ, राइज पे आएँ, वो इनहेरिशन से बचें, जिसकी जो खोई हुई इज़्ज़त है वो वापस ला सकें। शाह वलीउल्लाह ने भी यही रिफॉर्मिस्ट था, उसने भी यही बात की थी कि आप एजुकेशन जो है ना अपनी को इम्प्रूव करें। जब तक एजुकेशन हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो उसके अलावा जो था कि अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो ये भी बहुत एजुकेशन से रिलेटेड है इस वेल, कि जब तक अगर आप एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते तो आप जो हैं पॉलिटिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल जो है वो कह रहा था कि आप जो है पॉलिटिक्स के दूर हो जाएं, यू आर नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स में तब आएँ जब, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे CSS है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, तो हम कहते हैं कि सब जो हैं बलूचिस्तान, सिंध वाले जो यहाँ पे लेस डेवलप्ड रूरल एरियाज हैं वो कॉम्पीट करें, आगे आएँ, पाकिस्तान का जो है अपने कंट्री का नाम जो है वो ब्राइट करें। वो कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। अब एजुकेशन आएंगी तो कॉम्पीट करेंगे, तो वो पॉलिटिक्स में भी बाद में अच्छा आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हैं। तो दिस वाज द रीज़न। उसके बाद जो है दिस वाई द रीज़न वाज दिस वाज द जो सर सैयद अहमद खान था वो
डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट था, पार्लियामेंट्री जो है इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वहाँ पे देखें अब पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस थे वो भी इंडियन सिविल सर्विस के थ्रू वहाँ पे काफ़ी लोग आते थे। तो इंडियन सिविल सर्विसेज के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हिंदू आ रहे थे, क्योंकि वो वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो कर रहे थे, और जो जॉब्स आ रही थी वो इंग्लिश मीडियम्स में, या जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी, वो जो है वो डिसेंट जॉब जो है ले पा रहा था। तो इसके लिए यही रीज़न था कि सर सैयद अमन खान ने भी कहा कि आप जो हैं फ़िलहाल अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स हो जाएं, प्रो ब्रिटिश हो जाएं, क्योंकि इसका ये भी कहना था कि ये जो है वाइज की निशानी है, अगर कोई रूलर आया है यहाँ पे आपकी कंट्री में टूवर्ड्स द रूल्स, तो यू मस्ट हैव अ बेटर कॉन्टेक्ट विद द रूलर्स। अगर आपको अपनी डिमांड्स भी जो है ना मनवानी है, तो यू हैव अ बेटर कॉन्टेक्ट विद द रूलर्स। अगर आप किसी चीज़ की इनजस्टिस के ख़िलाफ़ लड़ना चाह रहे हैं, किसी और की इनहेलिवेशन आपके पास हो रही है, इन्फ्लुएंस, जैसे हिंदू का इन्फ्लुएंस थे, तो आपके बेटर जो है कॉन्टेक्ट होना चाहिए ब्रिटिश के। तो दिस वाज द रीज़न दैट ही वाज आल्सो कास्ट। बट कुछ अनदर आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, तो कुछ मुसलमान उसे ये भी कह रहे थे कि ही वाज एन एंटी नेशनलिस्ट, क्योंकि ये मुसलमानों के अगेंस्ट था, एंटी नेशनलिस्ट था, पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ था, और प्रो इम्पलिस्ट था ये क्योंकि अमेरिकन की पॉलिसीज़ को प्रमोट कर रहा था। मगर मैंने कि पहले ही आपको इस बात पे वाज़ेह कर लिया है व्हाट वाज द हिडन एजेंडाज ऑफ सर सैयद अमन खान बिहाइंड हिज प्रो ब्रिटिश स्टांस। तो आप होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट। एंड जैसा कि आप जानते हैं, तो दूसरे जो मशहूर थे अलीगढ़ मूवमेंट में शॉर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज था, मगर उसके अलावा भी कुछ राइटर्स थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि हाली था, शिबली था और नज़ीर अहमद था। दे आल्सो पुट देयर शोल्डर्स टुवर्ड द मुस्लिम नेशनलिज्म। सैयद अमीर अली जो हैं वो भी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो इस मूवमेंट का हिस्सा ना थे, मगर जो है ना उसने जो है फर्दर द स्पिरिट ऑफ इस्लाम एक किताब लिखी थी, वाज अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, इस्लामिक हिस्ट्री विद द फुल ऑफ एंथुसिज्म। उसने मुसलमानों को जज्बों को जो है वो बढ़ाया। ही वाज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट, बट ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद जो है दे ऑल वर द रिफॉर्मिस्ट। हिस्टोरिकल फैक्टर के बाद अब हम जो है इसका अलीगढ़ मूवमेंट पे डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था, तो ये भी एक पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हालांकि जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के बेसिस पे था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में किया गया था। ईस्टर्न बंगाल और असम प्रोविंस को, ये जो है इसने लॉर्ड कर्जन ने अक्टूबर 1905 में इसको प्लान दिया था कि जो है इम्प्लीमेंटेड अ पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसमें जो है लाइनिंग बिटवीन द हिंदू वेस्ट एंड मुस्लिम ईस्ट लाइनिंग क्रिएट की थी। और इसका जो बेसिकली स्टांस था कि इट इज़ बेटर टू गवर्न a state by three people than the one people, because it is administrated better than the one person. So because of the administrative grounds, only for the administrative grounds के basis पे उसे separate किया गया था असम में और ईस्ट बंगाल में। और इस सेपरेट करने के बाद, मगर यहाँ पे आप देखें ईस्टर्न बंगाल का और असम का जैसे सेपरेशन होता है, तो वहाँ पे जो है हिंदू की रिसेंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, यानी हिंदू जो हैं इसकी अपोजिशन करते हैं। क्योंकि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि हालांकि वो दिस इज़ द प्योरली बिकॉज ऑफ द अपोजिशन टुवर्ड द मुस्लिम्स। क्योंकि वहाँ पे एलीट हिंदू जो है ना, वो एलीट हिंदू का इन्फ्लुएंस होता है बंगाल में, तो वो नहीं चाहते कि हमारा इन्फ्लुएंस कम हो जाए वहाँ से और मुसलमानों का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाए, क्योंकि वो कभी नहीं चाह रहे थे कोई ऐसा प्रोविंस बने जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी हो।
तो अगर वहाँ पे पार्टीशन हो रहा था तो मुस्लिम मेजॉरिटी हो रही थी, और इट मीन्स द डेमोक्रेसी ऑफ मुस्लिम्स, द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, एंड दे डिड नॉट वांट दिस थिंग्स। ओके, तो इस वजह से दे रिसेंटेड। हालांकि ऐसे हिस्ट्री में और एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, वो एक नहीं दो बार जो है ना किसी स्टेट को जो पार्टीशन किसी प्रोविंस को पार्टीशन किया गया है। जैसे कि मैं एक और एविडेंस दूंगा आपको कि एक था, यानी सिमाल प्रोविंस था, खंदेश, सिमाल प्रोविंस खंदेश, उसको पार्टीशन किया गया था 2 बार ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव के। तो नंबर 1 1870 में पार्टीशन किया था खंदेश प्रोविंस को, और उसके अलावा 1899 में, बट वहाँ के लोगों ने कभी कोई रिसाइनमेंट नहीं की। तो यहाँ से इस एविडेंस से प्रूव होता है कि what was the real motives of the Hindus. They wanted to dominate all over the India. They have the same imperialist policies like that of British. वो चाह रहे थे कि इसे हम रूल करें, यहाँ पे कांग्रेस राज हो। Similarly, this was the major reason that they resented. ओके, तो यहाँ पे इसके बाद जो है डेवलपमेंट, जब चिटागोंग की डेवलपमेंट होती है तो वो समझते हैं, यहाँ पे जो हिंदू समझते हैं, तो ये फियर्ड दैट द कोलकाता फियर इट इज़ अ पॉसिबल राइवल। तो हिंदूज ऑफ कोलकाता जो है ना, तो उसको भी राइवल समझते हैं। हालांकि यहाँ पे चिटागोंग की डेवलपमेंट से काफ़ी लोकल को फ़ायदा होता है। वहाँ पे जॉब क्रिएट होती हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है, ठीक है। मगर उस पे बेसिस पे भी उन्हें एतराज़ होता है। रीज़न यही होता है कि वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस कम हो अगर, तो दीज आर द। उसके अलावा जो है पार्टीशन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ पार्टीशन, हालांकि पार्टीशन हो जाता है 1906 में, फर्स्ट एनिवर्सरी भी जो है सेलिब्रेट की जाती है फॉर द ईस्टर्न बंगाल। ओके, तो उसके बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट होती है। अब स्वदेशी मूवमेंट में देखा जाए तो आप ये जो फैक्टर देखते हैं ना, रिसेंटमेंट देखती हैं ना, दीज आर द बेसिकली इनजस्टिस बाय द हिंदूज एंड क्रूअल्टी बाय द हिंदूज दैट लीड्स टू मुस्लिम नेशनलिज्म। अब देखते जाएं, जो मुसलमानों जो मुस्लिम्स अब कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, दे वर रिसेंटेड बाय द हिंदूज। जो भी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, दे वर द रिसेंटेड बाय द हिंदूज। दे वर नॉट टेकन इंडिपेंडेंट डिसीजंस। जब वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, बिकॉज ऑफ द हिंदूज। दे हैड सम अपोजिशन इन सम वे और इन अनदर वे। तो स्वदेशी मूवमेंट ये होती है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है, हिंदू स्टार्ट करना देते हैं टुवर्ड्स द ब्रिटिश, अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो ब्रिटिश की जो मेड चीज़ें हैं उनके खिलाफ रिसेंटमेंट करते हैं कि भाई ब्रिटिश की बनाई हुई कोई क्लॉथ जो है वो ख़रीद नहीं करेगा, ब्रिटिश की बनाई हुई गुड्स खरीद नहीं करेगा कोई, ब्रिटिश की लाई हुई इंग्लैंड से चीज़ें खरीद नहीं करेगा। और जो स्कूल्स में बच्चे पढ़े उनका जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में उन्हें हम जो है एक नॉन सिविल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और जो है ना जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, तो सिविल डिसोबीडियंस भी कॉज हो सकती थी। तो जिसमें मुसलमानों को इनवाइट किया गया कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं, आप भी आ जाएं और स्वदेशी मूवमेंट का पार्ट हों। हालांकि ये मुसलमानों के फेवर में नहीं था, क्योंकि जो कपड़ा यहाँ पे हिंदुस्तान में बनता था और वो एक तो प्राइस उसकी ज़्यादा थी, और इसके अलावा क्वालिटी में जो कपड़ा देते थे ये इंग्लैंड वाले, तो उससे ज़्यादा उससे प्राइस में भी कम था और क्वालिटी में भी कम था। तो बेसिस पे मुस्लिम जो शॉपकीपर्स पे उन्हें बहुत लॉस हो रहा था, तो उनकी फेवर में नहीं था। मगर जो है उसके अलावा भी उसके फोर्स किया गया कि आप भी टू बी द पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो आप जो है स्वदेशी मूवमेंट का पार्ट हो जाएं ब्रिटिश के खिलाफ। और द सॉर्ट ऑफ कम्युनल ट्रबल भी हुआ था यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे अनटचेबल को भी यहाँ पे आप बताएं, यहाँ पे हिंदुज़म जो हिंदू हैं वो अनटचेबल का कंसेप्ट है वहाँ पे। वो उन्हें समझते हैं यू कैन नॉट टच विद दैम, यू कैन नॉट ईट ड्रिंक टुगेदर विद दैम, दे आर अनटचेबल, यू कैन नॉट वर्क विद दैम। तो ये जो हैं वो उनके साथ भी आप जो हैं सेम बर्ताव किया। हालांकि मुसलमानों का जो अनटचेबल के साथ बर्ताव था वो अच्छा था, जिसकी वजह से वो बहुत सारे अनटचेबल थे वो मुस्लिम्स भी हुए थे। तो दिस वाज द स्वदेशी मूवमेंट। ओके,
मूवमेंट के बाद जो है वो मेजर फैक्टर आता है इस हिस्टोरिकल फैक्टर में, वो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुसलमान चाहते हैं 1906 में उन्होंने डिमांड की फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वहाँ पे उन्हें मेजर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मुस्लिम एरियाज़ में उन्हें मेजर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो मेजर तादाद में ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने ये डिमांड की और जो है इसलिए, और उसके अलावा जो बर्थ होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बर्थ होता है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बर्थ होता है ना, बेसिकली वो होता है, हम कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बेसिकली 4 फैक्टर्स का चाइल्ड है, चाइल्ड ऑफ 4 फैक्टर्स। मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज़ अ चाइल्ड ऑफ 4 फैक्टर्स। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है और 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुस्लिम लीग जो है ज्वाइन करना। उससे पहले जो बहुत सारे मुसलमान थे वो कांग्रेस में शामिल थे। तो अब कौन से 4 फैक्टर्स की जो है चाइल्ड है मुस्लिम लीग। नंबर 1 देखते हैं इसे हम। जब आगा खान जो है मिलने जाता है सर फिरोजुल्लाह मेहता से मिलने जाता है, तो जो है ना वो कि यहाँ पर आप जो कांग्रेस में हैं वो मुस्लिम का कॉन्फिडेंस लें और मुस्लिम को भी कॉन्फिडेंस लें, उन्हें भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करें। तो ये इनकी एफर्ट्स होती हैं सर आगा खान की। मगर क्या होता है कि वो उन्हें ये उनकी टॉक्स जो है वो फेल हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि हम जो है ना डिसीजन मेकिंग्स में या रिप्रेजेंटेशन दें किसी मुसलमान को, एक्सेप्ट दैट few Muslims that represent only the Congress, because they wanted a Congress rule entire India, क्योंकि वो इंटायर इंडिया में कांग्रेस राज कायम करना चाहते, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते थे जिससे मुसलमानों का इन्फ्लुएंस बढ़े या किसी और मिनॉरिटी ग्रुप का इन्फ्लुएंस बढ़े। जैसे कि सिख भी मिनॉरिटी ग्रुप में थे और मुस्लिम्स भी मिनॉरिटी ग्रुप में थे, क्रिश्चियन मिनॉरिटी ग्रुप में थे, ओके, बुद्धिस्ट भी मिनॉरिटी ग्रुप में थे। तो उनके अलावा मगर सबसे ज़्यादा जो मिनॉरिटी ग्रुप था वो था मुसलमान थे, ओके। तो वो कभी नहीं चाहते थे कि मुसलमान की रिप्रेजेंटेशन हो और उनकी इन्फ्लुएंस पे कोई जो है ना कोई इशू हो, तो वो इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे। तो चाइल्ड 4 फैक्टर्स का चाइल्ड है। नंबर 1 सर सैयद अहमद खान का जो 2 नेशन थियरी है वो उसने रिप्रेजेंटेशन दी कि भाई मुसलमान जो हैं वो सेपरेट एंटिटी हैं। नंबर 1 ये फैक्टर था। मुसलमानों को रियलाइज़ होना चाहिए। जब स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल के में रिसेंटमेंट में कांग्रेस की जो है इनजस्टिस और क्रूअल्टी की वजह से मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की अपोजिशन करने के लिए जब ये चीज़ें फैक्टर्स होते जा रहे थे, इनजस्टिस होते जा रही थी, तो मुसलमानों को फील होते जा रहा था, रियलाइजेशन होते जा रही थी कि सर सैयद अहमद खान वाज राइट दैट वी आर अ सेपरेट एंटिटी। 2 नेशन थियरी के बेसिस पे वो हम सेपरेट एंटिटी हैं। नंबर 2 फैक्टर कौन सा था? वो था कि हिंदू कैरेक्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है वो मोनोपोली क्रिएट करके बैठी हुई थी, मोनोपोली के जो है सिर्फ हमारा राज हो, तो मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही थी। तो ये 2 फैक्टर था। 3rd फैक्टर था वो एजिटेशन ऑफ द बंगाल। हालांकि जो लॉर्ड कर्जन ने ये भी कहा था कि प्रोविंस में अगर लॉन्ग प्रोविंस है तो एक गवर्नर उसको एडमिनिस्ट्रेटर या कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकता, क्योंकि इट वाज द लॉन्गर प्रोविंस। हालांकि पार्टीशन प्योरली हुई थी बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, मगर उसके लिए भी जो है ना उन्होंने मोनोपोली क्रिएट करने के लिए हिंदुओं ने जो है वो अपोजिशन की थी। तो ये 3rd फैक्टर ये भी था। और फाइनल फैक्टर था कि मुसलमान वो अपनी सेपरेट जो इन चीज़ों के बावजूद मुसलमान जो इन्हें सेपरेट स्टेट चाहते थे, जहाँ पे वो अपनी टीचिंग्स को प्रोपोगेट करे, फ्रीली जो है ना अपनी द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम को प्रीच कर सकें। तो ये मेजर फैक्टर्स थे। उसके अलावा देखें जैसे कि ब्रिटिश में था, आगा खान था, सैयद अमीर अली था, उसने बहुत सारी सर्विसेज दी थी फॉर द कॉज ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के काज के लिए बहुत सारी सर्विसेज दी थी। इनकी एफर्ट थी जिसकी वजह से द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अलाउड टू स्टैंड, जिसकी वजह से जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है स्टैंड करता आया था। और उसके अलावा ब्रिटिश भी रियलाइजेशन करने लगी थी कि मुसलमानों ने बहुत सारी सर्विसेज दी हैं
और उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है बिकॉज ऑफ द हिंदू उनके खिलाफ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ये कहा जाता है कि यहाँ पे बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल में मोंटो रिफॉर्म्स में 1909 में जो आते हैं वो जो हैं मुस्लिम्स वर ट्रस्टेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द इंपीरियल रूलर्स। तो मुसलमान जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं इंपीरियल रूलर्स के। उसके अलावा देखें brought to an abrupt end by the partition of Bengal, the new province of Eastern Bengal और असम जो क्रिएट किए गए थे, असम और यहाँ पे ब्रेक विद द ब्रिटिश जो है का ब्रेक आता है। तो एन इकोनॉमी वाज शोइंग स्टेडली इम्प्रूवमेंट, जैसे कि असम और जो है ईस्टर्न बंगाल जो अलग पार्टीशन किया जाता है तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। सोशल स्टैंडर्ड ऑफ पीपल जो है लोकल पीपल्स का वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे और पॉलिटिकल क्राइम जो है, सोशल क्राइम्स हैं, वो डिक्रीज होने स्टार्ट होते हैं क्योंकि इट इज़ बेटर एडमिनिस्ट्रेटेड। ओके, तो यहाँ पे मिंटो, इसके अलावा एक अगेन जो है मिंटो के जो रिफॉर्म्स थे, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, उसको जो सक्सीड करता है कि लॉर्ड हेडिंग सक्सीड करता है 1910 में। लॉर्ड हेडिंग सक्सीड करता है 1910 में एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर इंडिया। तो अब ये क्या करता है कि जो है इंडिया में 25 अगस्त 1911 को तो उसने रिसेंटेड किया है कि वो खत लिखता है हायर अथॉरिटीज़ को कि वहाँ की लोकल ने जो है वो रिसेंटमेंट किया है, अपोजिशन की है कि वो जो नहीं चाहते कि सेपरेट जो है ना वो असम और ये ईस्टर्न बंगाल हो। हालांकि इसमें वो इनडायरेक्टली जो है वो जानता था कि ये इनके जो हैं पार्टीशन मुसलमानों को बेनिफिट दे रही हैं। तो ही वांटेड टू गिव बेनिफिट टू द हिंदूज। तो इनका जो मकसद था बेसिकली वो ये मकसद था कि इन जो 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जो है वो एक डिवीज़न में किया जाए। 5 डिस्ट्रिक्ट्स थे जो बेंगाली स्पीकिंग डिवीज़न एरियाज़ थे, उनको वो है 1 यूनिट, जैसे पाकिस्तान में 1 यूनिट 4 प्रोविंसेस को 1 यूनिट में किया गया था। इसीलिए वहाँ पे जो 5 डिवीज़न बंगाली स्पीकिंग थे वो वहाँ पे एक 1 यूनिट जो है ना कायम करना चाह रहा था। तो यहाँ पे जब ये होता है लॉर्ड हेडिंग्स करता है तो यहाँ पे मुसलमानों को ये बिलीफ होने लगता है कि नाउ जो ब्रिटिश हैं वो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उनको, वो अपने प्रोमिसेस को, हमारी रिप्रेजेंटेशंस को वो जो है ना कभी भी तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें जो है गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। ये रियलाइजेशन होती है मुसलमानों में, क्योंकि ये कभी भी अपने वायदे से मुकर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मार्क चेंज आती है पॉलिटिक्स में। अब ये मुसलमान जो हैं वो डिमांड स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी अपोजिशन करते हैं ब्रिटिश की, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल को अगेन वो जो है 1 यूनिट में करना चाह रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे ये भी एब्रप्ट चेंज आती है। उसके अलावा लॉर्ड हेडिंग वो जानता था कि रीयूनियन ऑफ बंगाल होगा तो यहाँ पे इंडियन एब्रप्ट चेंज आएगी इंडियन पॉलिटिक्स में, और हुआ भी यही। जो मुसलमान थे वो जो बहुत सारे मुस्लिम्स जो प्रो ब्रिटिश थे, अब वो अपोज टू द ब्रिटिश हो गए। नंबर 1 रीज़न ये था द रीयूनियन ऑफ द बंगाल, वो बंगाल को रीयूनियन करना चाहता है, अपने प्रोमिसेस थे जो है वो हट गए, विद्रू किए अपने प्रोमिसेस थे ब्रिटिश ने। नंबर 1 ये मेजर फैक्टर था। नंबर 2 मेजर फैक्टर था वो था खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्टिंग तुर्की में हुई थी, सपोर्टेड बाय द मुस्लिम्स इन सब एशिया, साउथ एशिया, वहाँ पे साउथ एशिया में सपोर्ट हुई थी। वो इन मेजर रीजंस की वजह से अब वो मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स दे स्टार्टेड अगेंस्ट टुवर्ड्स द ब्रिटिश। अब वो है ब्रिटिश के अगेंस्ट जाने लगी। अब जो क्या करना चाह रहे थे, अब वो जो है ना टर्की की जो है ना रीयूनियन चाह रहे थे।
टर्की की रीयूनियन चाह रहे थे, वो मुस्लिम नेशनलिज्म को बढ़ देना चाह रहे थे। यहाँ पे जब टर्की की रीयूनियन होगी, वो जो 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 रीयूनियन होगी तो वो मुस्लिम्स जो है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सपोर्ट करेगा। तो दे हैड एन ओपिनियन दैट द मुस्लिम्स ऑफ टर्की वुड सपोर्ट द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया ऑन द एज अ ब्रदरहुड का कंसेप्ट फॉलो हुआ कि मुस्लिम ब्रदरहुड का कंसेप्ट आ गया, और वो जो है वो फॉलो करने लगे खिलाफत मूवमेंट को। एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई, और जो मुसलमान अराउंड द वर्ल्ड वो रीयूनियन हो गए इस खिलाफत मूवमेंट। तो मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स थे, जो मेजॉरिटी वेव थी स्टार्ट थी, वो सब साउथ एशिया में ही थी। ओके, तो मुस्लिम्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर फ्रेंडशिप विद ब्रिटेन एक्सपेक्टेड इन 12 विद विद्रू वुड हेल्प तुर्की। ओके, यहाँ पे तुर्की के सपोर्ट में वो सब आ गए। उसके अलावा जो है मेजर फैक्टर जो है दैट ट्रीटी ऑफ लिजेन थी, विच रिप्लेस द सेवरेड एंड ईस्टर्न ट्रीटी ऑफ सिवर्ड, जो है ना जिसने सेटिस्फाइड किया था इंडियन मुसलमानों को। ओके, तो दिस सेटिस्फिकेशन वाज शॉर्ट लिव्ड, वो जो है शॉर्ट लिव्ड साबित हुई। द ट्रीटी ऑफ लिजेन हुई थी उसके, मगर वो शॉर्ट लिव थी, क्योंकि उसके बाद जो है मुस्तफ़ा कमाल आया। मुस्तफ़ा कमाल ने एबोलिश किया जो है ना वो खिलाफत मूवमेंट को, एंड लेटर द टाइटल सल्तनत जो है मोनार्की सिस्टम को, एंड इट डिसअपॉइंटेड द इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन मुसलमानों को डिसअपॉइंट किया। और उसके अलावा वो मुसलमान की जो है ना इमोशनल टच थी टुवर्ड्स दिस खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पे वो कैलिफेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे टर्की में, क्योंकि एक देयर मस्ट बी एन वन कैलिफेट हु मस्ट रिप्रेजेंट ऑल मुस्लिम कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। तो इस वजह से जब मुस्तफ़ा कमाल आया, उसने एबोलिश की मोनार्की सिस्टम को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्रिएट किए 1992 में, 1922 में, तो 22 या 23 में। तो ये जो है मुस्तफ़ा कमाल जो है वो जो है ना ये एक वहाँ पे ब्रेक लग गई उसको, द खिलाफत मूवमेंट को, और द एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट हो गई 22 और 23 में, आई थिंक 22 और 23 में। ओके, तो these were the major points that were discussed in the historical chapter number 2, this historical factors, and I have some of my own opinions my own opinions is that Muslims and Hindus had been living side by side for hundreds of years, but there was the Muslim British interest. It was the British interest, ये ब्रिटिश के अपने इंटरेस्ट थे जिसने नफ़रत के जो है ना वो बीज बोझ दिए यहाँ पे इन द साउथ एशिया, एंड दे क्रिएटेड फर्स्ट दे क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। ओके, तो उन्होंने एक पार्टीशन किया। ओके, एंड आफ्टर दिस वन, आफ्टर द ब्रिटिश, इट वाज द हिंदूज इनकॉपरेशन, Hindus injustice that lead toward the Muslim nationalism. This was my own opinion as well, and these were some of the major points of this book. Okay, hope you understand. And it's not important that you must follow all the things whatever written in this book. You can even criticize this book as well. You can put your own opinion in the last. Whatever you read, it's not final. There are thousands of books available on Pakistan studies. There are thousands of arguments available. There are thousands of writers who write on the study of historical events of Pakistan and India. So this is the basic. These were the opinions. These were my opinions, and these were the opinions by the writer K.K. Aziz. Okay, so you may disagree from his point of view as well. So you should also try and represent your own opinions. So it will also give you a sense of talent, a sense of thinking that you are striving for your own capabilities with your own capability. Okay, so you are welcome to give comments on my lecture, and you can also disagree from the writer and my point of view. You are welcome to give the comments. So inshallah we will meet to another lecture on chapter number 3. हम historical factor
3 में, चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। उनके मेजर पॉइंट्स जो होंगे इंशाल्लाह वो हम अपकमिंग में डिस्कस करेंगे। या फेडरेशन है, नेहरू रिपोर्ट्स है, दो हिस्टोरिकल टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह। सो उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल दैट सी यू, अल्लाह हाफिज़।